हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल आज भी मैथ पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आज यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी संपूर्ण संख्या। तो संख्या जानने से पहले हम थोड़ी सी कुछ संख्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो, जीरो से छोड़ के जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या कोई संख्या नहीं होती है वास्तव में। पहले जब सबसे पहले संख्याओं को खोजा गया तो सबसे पहले हमारी जो संख्याएं खोजी गई थी वो गिनती की संख्याएं ही खोजी गई। जैसे गिनती करते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? 1 2 3 4 5 6 पीछे गिनने होते हैं। तो गिनती की संख्याएं होती है वही हमारी क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है? गिनती की संख्याएं। जब जीरो की थोड़ी दिन बाद जीरो की खोज हुई तो जीरो को इसमें प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर दिया गया और ये संख्या कहलाई हमारी पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। क्या कहलाई? पूर्ण संख्याएं। फिर पूर्ण संख्याओं के बाद में फिर धीरे धीरे हमारे पास आए माइनस के नंबर। जब माइनस की संख्याओं की काउंटिंग की गई तो हमारी ये कहलाए सभी पूर्णांक। क्या कहलाए? पूर्णांक। तो मुझे थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देनी थी कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है और हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इससे आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले लासा और मासा। पहला टॉपिक है हमारा लासा व मासा। तो लासा और मासा इंग्लिश में हम जानते हैं, लासा को कहते हैं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यह जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड के बारे में। और गुणनखंड क्या होता है? जैसे आप सब पढ़ के आए छोटी क्लास में, गुणनखंड यानी फैक्टर यानी कोई भी संख्या जिन नंबरों से पूर्णतः विभाजित होती है वो क्या कहलाते हैं? उसके गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 4 है, 4 को हम किससे काट सकते हैं? 1 से पूर्णतः विभाजित होगा, 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो 1 2 3 1 2 और 4 ये क्या है? ये गुणनखंड है किसके? 4 के। ये क्या कहलाएंगे? 4 के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे हमारे पास आ जाएगा 6, तो 6 को हम 1 से काट सकते हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी और 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये क्या है? 6 के गुणनखंड है। 6 के क्या है? गुणनखंड है। तो मुझे थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि आप गुणनखंड के बारे में जान गए होंगे। तो गुणनखंड क्या होता है? बेसिकली गुणनखंड वो होता है ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, वो उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। अब गुणनखंड से अब यहीं पे हमारा आता है एक वर्ड आता है अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि लासा और मासा निकालने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड की आवश्यकता होती है। तो आएगा हमारा वर्ड आएगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? वास्तव में अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं होता है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं का समूह होता है। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। अभाज्य संख्याएं, तो बेसिकली देखो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो यानी एक व स्वयं संख्या, ठीक है, गुणनखंड हो वो हमारी क्या कहलाती है? गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल में आएगा हमारे कैसे दो के केवल या दो एक से डिवाइड हो सकता है, और 2 से तो केवल 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या। 3 3 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 3 से केवल 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या। अब हम 5 को लेते हैं तो 5 के केवल 1 गुणनखंड होगा और 5 से डिवाइड होगा, तो 5 के 2 केवल गुणनखंड तो है। अब लेते हैं हम 6। अब 6 को किससे काट सकते हैं? 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं और 6 से भी काट सकते हैं। ये कितने गुणनखंड आ गए यहाँ पे? 4। तो ये हमारी कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो अभाज्य संख्या समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम और गुणनखंड करना सीखते हैं थोड़ा सा। एक सवाल लेते हैं तुम्हारी बुक का। छह और 20 के क्वेश्चन है। 6 व
20 के गुणनखंड विधि से HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। 6 व 20 के गुणनखंड विधि से LCM व HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 6 छोटी संख्या है, कोई नहीं, 2 तिया 3 एकम 2, ये हो गया इसका यहाँ पर गुणनखंड। इसके करेंगे तो 2 से कम 2, 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 एकम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 6 के गुणनखंड क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3। ऐसे हम क्या लिखेंगे, 20 के गुणनखंड को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 5। जब हम लासा निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालें, जब हम मासा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मासा। तो मासा का मतलब होता है जो इन दोनों में कॉमन है, जैसे ये, तो बस यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2, तो मासा क्या हो जाएगा इसका 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लासा निकालने जब जाते हैं हम, तो लासा में देखते हैं जो कॉमन होता है तो उसको एक बार, बाकी बची हुई उसके बाद लिख देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6, 2 12 पंजे तो 60, हमारा ये क्या हो जाएगा लासा। छोटा क्वेश्चन लेके समझाया जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले कोई नंबर दे रखा है उससे फैक्टर करेंगे, तो देखेंगे उसमें कॉमन जो होता है केवल वो हमारा मासा कहलाता है। कॉमन वर्ड को एक बार लिख के, जो कॉमन अंक है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी बचे हुए सबकी मल्टीप्लाई करके 60 आता है। और होता क्या लासा, लासा एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो 2 नंबर को काट सकती है, जैसे 2 से 6 भी डिवाइड होगा पूर्णतः और 20 से। और जो लासा होता है ना, लासा एक ऐसा नंबर होता है, छोटे से छोटा नंबर, जो इन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे 6 से काटेंगे कट जाएगा, जिससे काटेंगे ये कटेगा, और सबसे छोटा नंबर होता है। तो आगे चलते हैं और हमारे कुछ फॉर्मूला बीट क्वेश्चन आते हैं इससे, वो कराता हूँ तुम्हें। ये फॉर्मूला और पढ़ेंगे हम, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। हमारा फॉर्मूला होगा, पढ़ते आए, फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लिया, इसका यूज करने वाले हैं हम, तो इसका यूज करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, मुझे आता है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन 96 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया और 3 एकम 3। अब 404 को डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसके लिए, तो 202 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर 101 से एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे जो 96 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3, ऐसे लिखेंगे 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कितने आएंगे हमारे, वो आएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो हमें इससे HCF ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले से क्या ज्ञात करेंगे, केवल HCF। तो हम HCF निकालते हैं, तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, जो कॉमन मिल रहा हो वही क्या होता है हमारा HCF। 2 मिल रहा है, 2 और 1 2 ये लिखेंगे, 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4। HCF निकाल लिया। अब HCF से आगे हम निकालने के लिए हमें कुछ इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था उसका यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो देखो हमारे पास अब 3 चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और यहाँ पर HCF। तो लासा हमें निकालना है, तो लासा को हमें पता नहीं है, तो लासा की जगह ऐसे लिख दो लासा। मासा हमारे पास 4 आया है, 4 लिख देंगे। पहली संख्या 96 है, दूसरी संख्या 104 है। अब ये 4 गुणा में है, तो इतना तो जानते होंगे आप सब लोग, ये जो गुणा में चीज होती है वो हमारी अपॉन में चली जाती है। तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 0, 96 बन जाए कितना हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा, और 96 का बन जाएगा 96। तो ये हमारा इस विधि से हमारा आ जाएगा। तो लासा और मासा के क्वेश्चन केवल ये हमारे 2 टाइप से आते हैं, मैं दोनों टाइप्स करा चुका हूँ। सबसे पहले फैक्टर विधि, फैक्टर के बाद में फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। तो अब हम आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। एक क्वेश्चन आता है हमारा, जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n का 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि 0 पे समाप्त कौन से अंक होते हैं। तो 0 पे समाप्त होने वाले हमारे अंक हैं, जैसे 10 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, 20 है, 50 है, 100 है। ये बातें इनसे पता चल जाएगा। जब हम 10 के फैक्टर करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे 2 गुणा 5। 20 से करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5। 50 से करेंगे तो 2 गुणा 5 गुणा 5। ऐसे हम 100 से करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 पंजे 20, और 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। तो दिख रहा होगा। अब देखो, एक चीज हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर कितना आया हमारा, 2 5। यहाँ कितना आया, 2 5। यहाँ कितना आया, 2 5। यहाँ पे कितना आया, 2 5 और 2 5। यानी इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक 0 बनाना है तो उसमें हमें 1 2 और 1 5 का होना बहुत जरूरी है। जब तक 1 2 और 1 5 एक साथ नहीं आएंगे, तभी कोई सी भी संख्या हो उसमें कभी अंतिम अंक 0 नहीं आ सकता है। तो बस हमें देखना है कि 6 के फैक्टर करेंगे। 6 के फैक्टर हमारे होते हैं 2 इंटू 3। तो जब 2 इंटू 3 में हमारे पास 2 तो मिल रहा है, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हमारी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो मैंने ये वाली थोड़ी सी चीज समझाई है, इसका यूज करके हम इसकी चरी लिखेंगे, वो भी एक लाइन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य पर यानी 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना आवश्यक है। परंतु 6 की पावर n में क्या आएगा हमारे यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर n में 5 अनुपस्थित है, या 5 नहीं है, ऐसे लिख दो, 5 नहीं है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। मैंने पहले समझा, जांच कीजिए कि अब इसमें यहाँ पर जो 6 दे रखा है, इसके लिए कुछ भी आ सकता है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 10 आए। 10 से 0 पे समाप्त होता है, 10 के अलावा और कुछ 15 कुछ लिख लेते हैं। तो करना सबको ऐसा ही है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो हम जानते हैं कि 0 पर समाप्त होने के लिए बता चुका हूँ कि किसी भी 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 व 5 का होना आवश्यक है। परंतु 6 की पावर n यानी 6 की गुणनखंड करेंगे, 2 इंटू 3 आएगा, यहाँ पर 5 मौजूद नहीं है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर 5 नहीं आता है, यहाँ पर ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो तुम्हारी बुक में एक क्वेश्चन और है, उसको भी यहीं पे सॉल्व कर लेना अपने आप से। 4 है, 4 में कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हमने 6 लिखा था, वहाँ पे आएगा 4 की पावर है, तो इसको 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी 5 नहीं है, और थियरी सेम ही रहेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर व्याख्या कीजिए
कीजिए कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों, ये हमें बताना है तो क्यों है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन कहने के लिए से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि भाज्य होता क्या है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन भाज्य संख्याएं क्या होती हैं तो लिख लेंगे आप, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक 3 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, इनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो सभी क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम इसी डेफिनेशन को लेके इसको प्रूफ करेंगे। ये कहीं अलग नोट कर लेना, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे हम 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस के 13। तो इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये भी 13 है, यहाँ भी 13, 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा 7 गुणा 11 प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 13 और 11 सत्ते 77 और प्लस 1, तो कितना आएगा यहाँ 13 गुणा 78, एक ही अपनी तरफ से लगा सकते हैं और भी बहुत 2 से घट जाएगा, ये बहुत सारे गुणनखंड आ जाएंगे। तो लिख सकते हैं यहाँ इसके 3 से अधिक गुणनखंड है, 3 से अधिक गुणनखंड है, अतः संख्या क्या होगी, भाज्य होगी। यदि सेम तुम यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेके कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके सेम अपने आप से कर लेना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, हर बार 2 नंबर में आता है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना होता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो तो इसे सिद्ध करने के लिए हम, देखो मैं लिखने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सॉल्यूशन। √2 सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको क्या चलेंगे, अपोजिट मान के चलेंगे। मान लेंगे हम, पहले माना √2 एक पहली संख्या मानते हैं हम, परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते अर्थात इसको हम क्या लिख लेंगे, √2 बराबर P/Q। अब यहाँ पे जो मैं लाइन लिखवाने जा रहा हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ये जरूरी है सबसे ज्यादा। यहाँ लिखेंगे यहाँ P/Q, यहाँ लिखेंगे वर्ड सहभाज्य। अभी मैं नहीं बताऊंगा सहभाज्य का मतलब क्या होता है। सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तथा और यहाँ पे जो Q है ना, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया सहभाज्य, तो थोड़ा सा मैं सहभाज्य का मीनिंग बता देता हूँ, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लेता है कभी कभी सहभाज्य, तो इसको बाद में कहीं अलग लिख लेना सहभाज्य क्या होता है। सहभाज्य, सहभाज्य ठीक है। सहभाज्य में ऐसी संख्याओं का, ये क्या होता है, पेयर होता है, नंबर ऑफ पेयर, यानी संख्याओं का जोड़ा, यानी संख्याओं का जोड़ा, संख्याओं का जोड़ा जिनका
मासा एक हो, जिनका क्या हुआ, मासा एक हो, क्या कहलाती है हमारी संख्या, सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी संख्या है जो इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं हो। अगर कोई भी कॉमन गुणनखंड मिलता है या वैनिक गुणनखंड मिलता है तो हमारी सहभाज्य संख्याएं नहीं होती। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 5। 3 और 5 इन दोनों का लास्ट का क्या है, यहाँ पर एक आएगा। माँ से क्या आएगा इन दोनों का, सॉरी, माँ से क्या आएगा एक, तो ये सहभाज्य है। एक आता है बहुत एग्जाम्पल 18-25 वाला, ठीक है। 18 और 25 में देखो किसी से कटा है नौ नंबर नहीं, तो इनका भी माँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर माँ से आ जाएगा एक। जब माँ से एक आया तो हमारा सहभाज्य है। तो यहाँ पर जो P और Q जो दो ऐसे नंबर हैं, यहाँ पर इनका मासा क्या होगा, एक होगा। यानी इसका मतलब ये इनमें कोई भी वैनिक गुणनखंड नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले करेंगे हम यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग किया तो यहाँ आएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ पे वर्ग कर लिया, तो इसको थोड़ा सा यहाँ करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन जाएगा, इसमें लिखना है। तो यहाँ करेंगे तो यहाँ का 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्यू स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर अपॉन, एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ इसको एक मान लेंगे समीकरण, यहाँ यहाँ पे लिखेंगे हम पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तब पी भी 2 से, पी भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब देखो जब कोई चीज किसी से विभाज्य होती है, अर्थात लिख लेंगे यहाँ पे, अर्थात, अर्थात हिंदी को थोड़ा मैनेज करके चलना, अर्थात, ठीक है। 2 पी का एक गुणनखंड होगा, पी का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। एक लाइन में सिंपल, इतना आगे होगा समझ में। यानी अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर कोई जैसे 25 से होता है, 5 का वर्ग होता है, यानी 5 का वर्ग अगर 5 से डिवाइड है तो 5 भी तो 5 से डिवाइड होगा। यानी 25 को अगर 5 से काटेंगे कट जाएगा, तो 5 भी 5 से कट जाएगा। ये चीज है यहाँ पर। पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो पी स्क्वायर का वर्ग भी 2 से डिवाइड होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो हम मान के चलेंगे, माना जब हम पी को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं पी लेते हैं। ये क्या है कि हमारा एक पूर्णांक है, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे पूर्णतः विभाजित होता है तो पूर्णांक ही आता है हमारा। यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, सी को धनात्मक, पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक, सी बराबर धनात्मक पूर्णांक। फिर वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर जब यहाँ पे वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 4 बराबर आएगा सी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 सी स्क्वायर आएगा। अब पी स्क्वायर का मान कहाँ रखेंगे हम, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में जब रखेंगे तो आपने ये तो नोट कर लिया होगा ऊपर वाला, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ या फिर इधर साइड में कर लेते हैं, समझ में आएगी बात। ऐसे बना लेता हूँ थोड़ा सा, तो यहाँ कर लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो इसमें रखेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम 4 सी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे हम तो कितना आएगा, सी स्क्वायर बराबर ये आएगा 2 सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखो जो कंडीशन यहाँ पे बनी थी क्यू स्क्वायर बराबर ये, सेम यहाँ नहीं बन रही क्यू स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सेम लाइन लिखेंगे यहाँ यहाँ पे क्यू, यहाँ पी था, हिंदी ये लिखनी है सेम, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर 2 से पी विभाज्य हो गया और 2 से क्यू विभाज्य हो गया, और हमने यहाँ पे क्या माना था, सहभाज्य। यानी अब यहाँ पे विरोधाभास की कंडीशन आ गई कि हमने माना था ये विभाज्य नहीं है लेकिन ये दोनों विभाज्य है, अर्थात
जो हमारा यहाँ पे दो पी व क्यू का कैसा गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसीलिए विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण या हमारी गलत कल्पना के कारण या विरोधाभास की स्थिति के कारण, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 होगी ना, हमने परिमेय मानी थी, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। बस ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था तुम्हारी इस चैप्टर का आने वाला। तो देखो एक बार और समझ लेते हैं, वो कहेगा तुमसे सिद्ध कीजिए कि रूट 2 या रूट 3 रूट 7 कुछ भी दे सकता है, एक अपरिमेय संख्या। थ्योरी समय वही लिखनी है, माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, रूट 2 पी अपन क्यू, यहाँ पर पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक, सहभाज्य का मीनिंग बता दिया है, यानी ऐसी संख्या इनका मासा एक हो, यानी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। फिर यहाँ पे दोनों वर्ग करने पर जब वर्ग किया हमने तो ऐसे लिखेंगे, इसको दो आ जाएगा यहाँ पर ये सेम। फिर यहाँ पे पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो पी भी 2 से विभाज्य, अर्थात पी एक गुणनखंड होगा। फिर हम मान लेंगे पी को 2 से डिवाइड करने पर हमें सी मिल रहा है, तो जो सी एक धनात्मक पढ़ेंगे वर्ग करेंगे फिर ये आएगा, तो पी स्क्वायर और 4c² आ जाएगा यहाँ पर। तो पी स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमारे पास ये समीकरण 1 इसमें रखा है, यहाँ पर पी की जगह ये, तो यहाँ डिवाइड किया इतना, तो सी की वैल्यू निकाली हमने पी स्क्वायर, तो सेम ये वाली कंडीशन एक जैसी बन रही है। तो ये जो यहाँ पे हिंदी लिखी थी हमने वो यहाँ पे लिख देंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। जब दोनों चीजें एक से विभाजन, तो इसका मतलब पी दो को भी क्यू को भी काट रहा है और दो पी को भी काट, पी क्या जो दो है ना वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो ये क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और विरोधाभास के कारण हमारी कल्पना कैसे सिद्ध हुई यहाँ पर गलत, अर्थात रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये थ्योरी बिल्कुल ऐसे ही सेम याद कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मिनट लगते हैं करते हुए हो जाएगा। अब चलता हूँ, लगता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है, जैसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। सेकंड टाइप आता है हमारा, यहाँ पे सेकंड टाइप आता है, जैसे 3 माइनस की रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी सिद्ध करने के लिए आता है, तो सिंपल सिद्ध करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले मान लेंगे, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तब क्या लिख सकते हैं हम, जिसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बस। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस की रूट 3 बराबर P अपॉन Q। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल हम क्या करेंगे, रूट 3 को ले आएंगे, रफीक पे ले आएंगे, या फिर ऐसा करो, चलो ऐसे लिख देते हैं रूट 3, यहाँ पर माइनस का रूट 3 बचेगा, 5 को उधर ले जाएंगे तो P अपॉन कितना आएगा Q, और ये 5 पर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस जब यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे ये आएगा इधर, प्लस तो हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन, या फिर ऐसा समझ नहीं है हमारे, इसको 3 को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस के P अपॉन Q बराबर, और ये कितना हो जाएगा, रूट के 3। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो रूट 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस P अपॉन Q। ये समझना आया होगा। अब हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि रूट 3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हिंदी एक लाइन में लिखनी है, बस खत्म। यहाँ 5 P व Q ऐसे लिख देंगे, पूर्णांक है, पूर्णांक है, अतः पूरा लिख दो, यहाँ पे कुछ भी मिले तो वो सब लिख दो, यहाँ माइनस के P अपॉन Q परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु यहाँ पे क्या आ रहा है, इधर देखो, रूट 3 हम पहले क्या प्रूव कर चुके हैं, परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो देखो परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर
नहीं आ सकती, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। संख्या है, क्या है, अर्थात यहाँ पे जो पूरा नंबर है ना, ये वाला 5 माइनस के रूट 3, ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। अब देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन हुआ, एक बार और समझते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट कितना सॉल्व करना होता है इसको, मान लेते हैं सबसे पहले ये वर्ग संख्या यहाँ पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और 5 इसको, तो इसको 3 को इधर ले जाते हैं और पी अपन क्यू को इधर ले आएंगे, तो 3 को उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको 3 को इधर लिख दिया और इसको साइड चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये वाला इधर वाला देखो 5 भी पूर्णांक, पी और क्यू सब पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे यहाँ 5 पी और क्यू पूर्णांक है, अर्थात 5 माइनस पी अपन क्यू परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका सिंपल होता है। अब इसकी जगह कुछ भी वैल्यू दे सकता है तुम्हें, तो थोड़ा ऐसे यहाँ पे मान लो कुछ दे सकता है, 7 दे दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, एक क्वेश्चन ये बन जाएगा 7, यहाँ लिख लो 7, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 7, फिर यहाँ 7 चेंज कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, लो ये सॉल्व हो गया। पॉजिटिव चिन्ह दे दे यहाँ पे अगर तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, तो ये वाला आप क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ ये पॉजिटिव आएगा, तो 7 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पॉजिटिव है, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करना है इसको, और एक लाइन खत्म यहाँ पे अब, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको, रूट 3 बराबर कितना है, पी अपॉन क्यू माइनस के 7, तो यहाँ ये लिखना है केवल, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, पी अपॉन क्यू माइनस के 7, बस, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा, बस हो गया खत्म। तो ये कितने टाइप के क्वेश्चन करा दिए मैंने, 2-3 तरीके के, और देखते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं पे लिखूंगा, टाइम वेस्ट हो रहा है कुछ, जैसे यहाँ पे आ जाए 3√2, क्या आ जाए 3√2, तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे 3√2, एक परिमेय संख्या है, जिसे पेपन के रूप में लिख सकते हैं, और एक वर्ड और लिख सकते हैं जहाँ क्यू बराबर नहीं होता है कोई भी किसके, जीरो के, तब तो इसको भी वही लिखेंगे, पी अपॉन क्यू, सिंपल है, तो रूट पे कर लिखो यहाँ पे, पी अपॉन 2 क्यू करके खत्म, कितना है 3 क्यू है, ये जो गुणा में है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, बस हिंदी लिख दो यहाँ, सेम पी क्यू व 3 पूर्णांक है, पूर्णांक है, पता, ये पूरा लिख दो जितना भी हो यहाँ, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परंतु रूट टू भी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, क्या होती है अपरिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अर्थात पूरा नंबर है ना 3√2, ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। देखो एक टाइप ये हुआ, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है थोड़ा सा, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा पेपर में कोई सा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया उससे अच्छे से कर जाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये क्वेश्चन आया 1/√2, 1/√2, ये बताता है 1/√2, अच्छे करते हैं, देखते कुछ नहीं करना है, मान लेंगे वही सेम 1/√2 इन्फॉर्मेशन के पेपर के लिख सकते हैं, ताकि लिखेंगे 1/√2 बराबर पी अपॉन क्यू। देखो दो तरीके होते हैं, एक तो परमीकरण करके कर लेते हैं ऐसे, परमीकरण विधि कैसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे √2 इंटू, यहाँ भी √2 कर लेंगे, यहाँ भी √2 कर लेंगे, यहाँ पे अपॉन क्यू कर लेंगे, तो जब करेंगे तो यहाँ आएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 नहीं, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पर, और पी एफ थोड़ा सा सही से तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका परमीकरण 1/√2 बराबर पी अपॉन क्यू, तो यहाँ कितना आएगा, परमीकरण करते हैं तो √2 आ जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 2 गुणा 2 पी अपॉन बेसिक से समझ, 4 आएगा रूट के अंदर, पी अपॉन, अब जब 4 आता है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, पी अपॉन क्यू लिख लेंगे, 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तो √2 बराबर कितना आएगा, 2 पी अपॉन क्यू, बस सेम आ गया हमारे पास, अब कुछ ज्यादा करनी है, यानी 2 पी अपॉन क्यू आ गया।
सेम जो हिंदी लिखते आए हैं वो लिखेंगे। यहाँ 2p व q पूर्णांक है, अतः पूरा लिख दो 2p/q परिमेय संख्या होगी जैसे परिमेय संख्या होगी, परंतु √2 एक परिमेय संख्या है तो विरोधाभास के कारण हमारे पास जो वैल्यू थी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी और परिमेय संख्या होगी। तो हमारे चैप्टर में यही क्वेश्चन है और मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन करा देता हूँ और जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो पहले एक टॉपिक था इसमें शांत और अशांत दशमलव, शांत व अशांत दशमलव, इसको ही पढ़ लो। अशांत दशमलव कहीं आ जाए पूरा बच्चा। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या होती है तो हम इसमें देखते हैं हमारे पास कोई भिन्न होती है तो फॉर्म में होती है अंश बटे हर के रूप में होती है। जब हर में 2 या 2 गुणा 5 व 5 यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n या 5 की पावर n के रूप का हो में हर, ठीक है, हर 2 की पावर n या 2 की पावर 5 के रूप का हो तो संख्या शांत दशमलव होगी। जैसे शांत दशमलव होता क्या है रियल में, जैसे 1/5 लिख दिया जिसको डिवाइड करेंगे हम 2 पंजे तो कट गया। इसका मतलब ये पूरा जो डिवाइड हो जाता है तो ये कहलाता है शांत दशमलव। अशांत दशमलव में ऐसे चलता रहता है 3 3 3 3 डॉट डॉट चलता है, ये होती है अशांत दशमलव। तो जब तुम्हें कहीं भी ऐसे मिल जाए 2 की पावर n आ जाए या 2 की पावर 2 आ जाए या कहीं भी कोई संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 2 की पावर कुछ भी आ जाए n के रूप में आ जाए, कोई संख्या लिखी हुई है 2 गुणा 5 की पावर n के रूप में m के रूप में आ जाए, या फिर जैसे 4 यहाँ पे 5 की पावर m के रूप में, यानी केवल वहां पे 5 आ जाए या 5 और 2 हो और या 2 हो या फिर 2 हो, तो ऐसी संख्या सब शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये वीडियो से स्टार्ट हुआ है तो सपोर्ट करें। और जो मैंने आज पढ़ाया अगर कोई बच्चे इतना पढ़ के चला जाता है तो पहले चैप्टर जितने भी क्वेश्चन है ना वो सब दिख तो मिलेंगे। पैटर्न चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत, सवाल नहीं आते हैं। धन्यवाद।